नमस्कार, आप देख रहे हैं गार्डनिंग एस्थेटिक्स। मैं हूं अनीता दिनेश। समय समय पर मैं कुछ ऐसे गार्डनिंग रिलेटेड व्लॉग्स डालती रहती हूं जिसमें मैं अपने एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करती हूं। तमाम डिफरेंट टॉपिक पर ओपिनियंस हैं वो मैं आपके साथ शेयर करती हूं। हो सकता है कि बहुत बार मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, मेरी ओपिनियन आपसे डिफरेंट हो। तो आज एक ऐसा ही टॉपिक है। बहुत सारे दिनों से मेरे जो परमानेंट रेगुलर सब्सक्राइबर हैं वो मुझसे पूछते हैं कि कई बार ऐसा होता है हम वीडियोस देखते हैं और उनमें बहुत सारे यानी कि मिलियंस में व्यूज होते हैं जिसमें बता रहे होते हैं कि चने की दाल का पानी डाल दो, मूंग की दाल का पानी डाल दो, मूंग की दाल का पाउडर डाल दो, चावल का पानी डाल दो, कॉफी ग्राउंड्स डाल दीजिए, चाय की पत्ती डालिए। ये तमाम चीजें जो डालने की बातें की जाती हैं, क्या ये सही होती हैं? क्या जिस उन वीडियोस में जो दिखाया जाता है वो सच होता है? इसी टॉपिक पर वो मेरे ओपिनियन जानना चाहते थे और वो ये जानना चाहते थे कि क्या मैं अपने प्लांट्स में इस तरह की चीजें यूज करती हूँ। तो आज का जो टॉपिक है वो यही है कि क्या एडिबल आइटम्स यानी कि फूड आइटम्स को प्लांट्स में डालना सही है या नहीं सही है। हम सभी प्लांट लवर्स चाहते हैं कि हमारे जो प्लांट हैं वो हेल्दी हों, खूबसूरत हों और साथ ही साथ हमारी कॉस्ट भी कम हो, यानी कि फर्टिलाइजर, पॉट, प्लांट्स, इस तरह की चीजों पे हम खर्च तो कम करें पर हमारे पास जो उनकी क्वांटिटी है वो ज्यादा हो, हमारे प्लांट हेल्दी हो, लश हो। और ऐसे में हम हमेशा इस खोज में रहते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीजें हमें पता चल जाए जिनको हमें अलग से लेने की जरूरत नहीं है और हम उनको डाल करके अपने प्लांट्स को हेल्दी, हैप्पी, लश, ग्रीन बना सकते हैं। और ऐसे में हम अक्सर यूट्यूब पर देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं, कुछ एक ऐसी साइट्स हैं जिनके मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं, मिलियंस में उनके वीडियोस व्यू होते हैं, जो आपको बताएंगे कि एंथुरियम के प्लांट में आप मूंग की दाल डाल दीजिए तो बहुत अच्छा ग्रो करेगा, उसमें इनो का पैकेट डाल दीजिए, सोडा बाइकार्ब डाल दीजिए तो आपके प्लांट में ढेरों हजारों फूल आ जाएंगे। और बहुत लंबे समय से प्लांट्स में लगा रही हूँ और बहुत सारी चीजें आजमाई होंगी, बहुत सारी चीजें मैंने फॉलो की होंगी, बहुत सारी चीजें लर्न की होंगी। तो अपने गार्डनिंग एक्सपीरियंस से मैंने ये लर्न किया है, कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जिनको कि मैं फॉलो करती हूँ और मुझे लगता है कि हम सबको ये समझ लेना चाहिए। सबसे पहली चीज तो जिस तरह से हम इंसान, मान लीजिए कि हम में से किसी के अंदर कोई पर्टिकुलर विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो डॉक्टर हमें तमाम और तरह के विटामिन नहीं देता है, वो पर्टिकुलर विटामिन देता है पर उसकी एक फिक्स डोज होती है। कई बार बहुत माइल्ड होता है डेफिशिएंसी तो वो कहते हैं कि फूड आइटम्स ऐसे ऐड कर लीजिए जिससे कि आपको आयरन मिले, विटामिन ए मिले, B12 मिले। जब ये डेफिशिएंसी ज्यादा हो जाती है तो फिर वो हमें पिल्स देते हैं कि जिनको हम खाएं ताकि हमारी ये जो डेफिशिएंसी थोड़ी ज्यादा हो गई है वो कंट्रोल हो पाए। उसका भी एक फिक्स कोर्स होता है। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर आपको दवा देता है और कहता है इसे जिंदगी भर खाते रहना। वो बताता है इसको 2 महीने का कोर्स है, इसका 3 महीने का कोर्स है, इसको आपको कर लेना होगा। और अगर कहीं बहुत ज्यादा क्रिटिकली डेफिशिएंट हम उस चीज में हो जाते हैं तो हमें इंजेक्टेबल्स यानी कि ड्रिप से या इंजेक्शंस के थ्रू वो विटामिन हमें दिया जाता है, हमें आयरन दिया जाता है, कैल्शियम की डोज दी जाती है। और फिर क्या होता है, इंजेक्टेबल्स देने पड़ते हैं पर थोड़ी सी डेफिशिएंसी से ऐसा नहीं होता है। तो वैसा ही प्लांट के साथ होता है और जिस तरह से हमारी बॉडी में तमाम तरह के विटामिन, तमाम तरह के एलिमेंट्स का सिंथेसिस का सिस्टम होता है, वैसे ही प्लांट्स में भी होता है। ऐसा नहीं है कि आज आप प्लांट में मूंग की दाल डाल देंगे तो उसको वो तुरंत डायरेक्टली मिल जाएगा। प्लांट अपना न्यूट्रिएंट तभी ले पाते हैं जब वो पदार्थ, वो चीज एक सर्टेन लेवल तक डिकम्पोज हो जाए, तभी उनकी रूट्स उसको एब्जॉर्ब कर पाती हैं, तभी उनके स्टेम में उसका बेनिफिट पहुंचता है, तभी उसकी पत्तियों में उनका बेनिफिट पहुंचता है। कई बार हम उनको रूट्स के थ्रू तमाम तरह के न्यूट्रिएंट देते हैं, कई बार हम उनको पत्तियों के थ्रू स्प्रे से, फोलियर स्प्रे से न्यूट्रिएंट्स देते हैं। पर हमको एक बात समझ लेनी होगी कि जब हम कोई भी अध कच्चा, अध पक्का खाने का सामान अपने प्लांट में डालते हैं तो वो बेनिफिट की जगह नुकसान लाता है, क्योंकि वो तमाम तरह के बग्स, पेट्स और इन्फेस्टेशन को लेकर के आता है आपके प्लांट में। नतीजा क्या होता है, जैसे आप इसको एक एग्जाम्पल से समझ लीजिए। मान लीजिए कि ये मेरा एग्लोनिमा का प्लांट है, आप देखिए अच्छा, हेल्दी, थिक बुशी दिख रहा है। सडन ने कहीं पढ़ लिया कि कॉफी के जो ग्राउंड्स होते हैं उनको डालने से इसमें नाइट्रोजन अच्छी तादाद में बनेगा और ये प्लांट हेल्दी हो जाएगा। और आप फिर क्या करते हैं, आप
आपने देखा कि अरे आपके पास तो काफी कॉफी ग्राउंड्स पड़े हुए थे और आप उसमें से कुछ एक कॉफी ग्राउंड्स डाल देते हैं। कई बार आपके प्लांट में कोई बेनिफिट नहीं होता है, कई बार उसमें नुकसान हो जाता है और कई बार उसमें किसी तरह का कोई इन्फेस्टेशन या डिजीज भी आ जाती है। तो उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब ये हुआ कि एक तो हर एडिबल आइटम हर प्लांट में डाला नहीं जा सकता है। जिस प्लांट को मैग्नीशियम की जरूरत नहीं है, अगर आप उसमें कोई ऐसा खाद्य पदार्थ डालते हैं जो मैग्नीशियम देता है, कोई ऐसा प्लांट जिसको सल्फर की ज्यादा जरूरत नहीं है, उसमें आप अनियन पील फर्टिलाइजर या गार्लिक पील फर्टिलाइजर डाल देते हैं या लगातार डालते रहते हैं, तो उसको वो नुकसान करेगा, फायदा नहीं करेगा। जैसे बहुत जगह आपने देखा होगा चावल की माड़, चावल धोने के बाद जो पानी है, कहते हैं फेंकिए नहीं, अपने प्लांट्स में दे दीजिए, बहुत फायदा करेगा। पर क्या आप जानते हैं कि चावल के पानी को अगर लगातार आप लंबे समय तक प्लांट में डालेंगे तो वो सॉइल की क्वालिटी को खराब करता है, आपके प्लांट में हार्मफुल बैक्टीरिया को लाता है, आपका प्लांट फाइनली खराब हो जाता है। तो इसलिए इस बात को बहुत अच्छे से समझें कि कोई भी खाद्य पदार्थ जब आप देंगे तो पहली बात तो डायरेक्टली मत दीजिए। यानी कि अगर आपको चावल का पानी उन प्लांट्स में डालना है जिन प्लांट्स को उस तरह के न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता है जो आपको राइस वाटर में मिल रहा है, तो आप अपने राइस वाटर को पहले 2-3 दिन 4 दिन उसको फर्मेंट करिए। उसके बाद फिर ऊपर की झाग हटा करके, यानी कि उसको छान करके, और फिर उस पानी को डाइल्यूट करके डालिए, क्योंकि अगर आपने सीधे डाल दिया तो वो एक स्ट्रॉन्ग क्वांटिटी होगी, आपके प्लांट को नुकसान करेगी। जैसे 1 गिलास अगर आपके पास चावल का पानी है तो आप उसको 1 बाल्टी यानी कि करीबन 100 लीटर की एक बकेट में डालिए और तब उसको अपने प्लांट्स में डालिए, क्योंकि आपके प्लांट को इतने की ही जरूरत है। और जहां आपने रोज रोज, जैसे आपने घर के अंदर एक अरेका पाम रखा है और आप चावल धोते हैं और जाके पानी इसमें डाल आते हैं, तो ये आपके प्लांट को फायदा नहीं पहुंचाएगा, ये आपके प्लांट को किसी न किसी फॉर्म में नुकसान पहुंचा देगा। उसी तरह से कई बार मैं देखती हूँ कि कहते हैं चाय की पत्ती डालने को। चाय की पत्ती एक अच्छा फर्टिलाइजर इसलिए होता है क्योंकि वो आधा तो हम ही उसको फर्मेंटेड फॉर्म में ही यूज करते हैं, यानी कि चाय की पत्ती जो हम यूज करते हैं वो ऑलरेडी पत्तियों को सड़ा करके और फर्मेंट करके ही बनी होती है। तो वो आप मान लीजिए कि वो एक हाफवे फर्टिलाइजर है। पर हमारे इंडिया में ज्यादातर घरों में चाय जो बनती है वो चीनी डायरेक्टली चाय के संग डाल दी जाती है, तो यानी कि हमारी चाय की पत्ती में चीनी हो जाती है। फिर बहुत सारे लोग कहते हैं इसको अच्छे से धुल लीजिए ताकि चीनी निकल जाए। हम अदरक डालते हैं, लौंग डालते हैं, इलायची डालते हैं अपनी चाय में, ये सारी चीजों के संग अच्छा वॉश कर लीजिए, चीनी निकल जाएगी, फिर डालिए। बिल्कुल भी नहीं। चाय की पत्ती अगर आप चीनी के संग उबालेंगे तो उसमें से चीनी पूरी तरह से निकल नहीं सकती है, और जरा सी भी उसमें मिठास रह गई तो ये तरह तरह के बग्स को, तरह तरह के फंगस को और तरह तरह के आपके प्लांट में इन्फेस्टेशन को न्योता दे देंगे, आपका प्लांट खराब होने लगेगा। इसके साथ ही बहुत ज्यादा चाय की पत्ती यूज करने से लंबे समय में आपकी प्लांट की सॉयल बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाएगी और ये एसिडिक सॉयल आपके प्लांट को नुकसान पहुंचाने लगेगी। और खास करके फ्लावरिंग प्लांट के केस में तो ये समस्या अक्सर देखने को मिलेगी। अगर आपने अपने जेरेनियम्स में, अपने अजेलियाज में बहुत ज्यादा चाय की पत्ती या बहुत ज्यादा इस तरह के फर्टिलाइजर यूज किए तो वो प्लांट को फायदा पहुंचाने के बजाय नुकसान पहुंचाएंगे। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है इन खाद्य पदार्थों को फर्टिलाइजर के तौर पे इस्तेमाल करने का, कि आप इनको कंपोस्ट बिन में प्रॉपरली डिकम्पोज कीजिए। जब तक इनमें प्रॉपरली माइक्रोब्स की, बैक्टीरिया की एक्टिविटी नहीं होगी, ये पूरी तरह से सड़ेंगे नहीं, तो ये हमारे प्लांट के लिए एक फायदेमंद फर्टिलाइजर नहीं बनेंगे। और जब ये पूरी तरह डिकम्पोज हो जाएंगे और आप इनको उपयुक्त क्वांटिटी में अपने प्लांट्स में डालेंगे तो उसका जो बेनिफिट होगा वो बिल्कुल वैसा ही होगा, क्योंकि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर हम इसी तरह से बनाते हैं। चाहे हम कॉमर्शियल यूज के लिए बना रहे हो, पर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर प्रॉपरली डिकम्पोज होती है, अच्छे से सड़ी हुई होती है, उसकी एक प्रोसेस होती है, एक एजिंग होती है, और जब वो प्रक्रिया पूरी हो जाती है तभी प्लांट की जो रूट्स होती हैं वो उनको टाइम पे एब्जॉर्ब कर पाती हैं, प्लांट को उसका बेनिफिट दे पाती हैं। क्योंकि जब हम फर्टिलाइजर डालते हैं तो उससे हमारे प्लांट में फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया बहुत अच्छे से होती है, हमारे प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छे से होती है और हमारे प्लांट में डिजीज से लड़ने की, डेफिशिएंसी से लड़ने की शक्ति आती है। मान लीजिए कि आप कोई लिक्विड डालते हैं, आपने अनियन पील फर्टिलाइजर यूज करना है तो अनियन की पील्स को भिगो दीजिए, 3-4 दिन रहने दीजिए,
छानिए, ऊपर का झाग हटाइए, पत्तियों को निकाल के फेंकिए, फिर उसको फर्दर डाइल्यूट करके बहुत माइल्ड फॉर्म में ही प्लांट्स को दीजिए, क्योंकि अनियन पील में बहुत ज़्यादा सल्फर होता है और हमारे प्लांट को सल्फर की ज़रूरत बहुत थोड़ी होती है, क्योंकि हमारे प्लांट को जो मेजॉरिटी ऑफ द न्यूट्रिएंट हैं वो फॉस्फोरस, पोटेशियम और नाइट्रोजन है ज़्यादातर प्लांट में। क्वांटिटी उनकी बैलेंस भी हो सकती है और कोई एक पर्टिकुलर चीज़ ज़्यादा हो, कोई कम हो, पर अगर हमने इनको बहुत ज़्यादा बड़े फॉर्म में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को डाला तो आपके प्लांट में कुछ नुकसान हो सकता है, आपका प्लांट खराब हो सकता है। इसलिए इनको डाइल्यूट किए बिना बिल्कुल भी मत डालिए। दूसरा, इनको 3-4 दिन जरूर रखिए, 5 दिन, ताकि फर्मेंटेशन हो जाए, वो पानी थोड़ा सड़ जाए, पानी थोड़ा खराब हो जाए, तब वो प्लांट को ज्यादा जल्दी लगेगा, ज्यादा बेहतर तरीके से लगे। जो बहुत सारे यूट्यूब पे लोग वीडियोस बनाते हैं और उसमें कहते हैं कि ये हमारे घर की सब्जियों का छिलका था, हमने नीचे इसको भर दिया तो हमारी मिट्टी की बचत हो गई, पॉट हल्का हो गया, ऊपर हमने मिट्टी डाल दी और प्लांट लगा दिया और ये नीचे सड़ता रहेगा, खाद बनती रहेगी। जब हम प्लांट लगाते हैं, जिस पॉट में लगाते हैं, नीचे होल होते हैं, होल से उसमें आराम से दीमक, चींटी, तरह तरह के बग्स, तरह तरह के कीटाणु, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसमें पनप सकते हैं, फंगस लग सकती है, और वो जब नीचे सड़ने लगेगी तो आपके प्लांट की रूट वहीं पे है और वो रूट्स को भी सड़ाने लगेगी, और वो इन्फेस्टेशन, वो इन्फेक्शन, वो बैक्टीरिया, वो फंगस जो उस मिट्टी में लग रही है, चींटियां, दीमक जो उस मिट्टी में जा रहे हैं, वो प्लांट की जड़ों को भी खत्म कर देंगे। नतीजा, आपका प्लांट मर जाएगा, खराब हो जाएगा। और दूसरी बात यह है कि जैसे कई बार कहते हैं कॉफी डाल दो, आपको पता है कॉफी करीबन 400, 450, 500 रुपए तक 100 ग्राम शीशी आती है। 100 ग्राम कॉफी की लगभग ये कीमत है, हजारों रुपए किलो है। तो हम कोई एक चीज हजारों रुपए किलो अपने प्लांट में क्यों डालेंगे, जबकि उससे मिलने वाला जो नाइट्रोजन है वो प्लांट को तुरंत नहीं मिलेगा, उसको डिकम्पोज होने में लंबा समय लगेगा और तब वो प्लांट को मिलेगा। उससे अच्छा हम अगर एक पैकेट वर्मी कंपोस्ट लाएंगे 5 किलो का, तो वो 300 रुपए से 350 रुपए तक का मार्केट में आपको मिल जाएगा। और अगर लोकल होगा, यानी कि किसी ने बना करके और बिना ब्रांड वाला होगा, तो वो 300 रुपए से नीचे भी मिल जाएगा 5 किलो। तो आप वो खाद लाके डालेंगे, वो ज्यादा बेटर होगी, वो प्लांट के लिए रेडी टू यूज होगी, उसको प्लांट तुरंत कंज्यूम कर पाएगा, प्लांट में उसका मेटाबॉलिज्म प्रॉपर होगा। तो आप एक कोई ऐसी चीज क्यों डालेंगे जो इतनी एक्सपेंसिव होगी। जैसे कि अगर आप केमिकल फर्टिलाइजर खरीदेंगे तो फिर क्या होता है कि 1 किलो एनपीके यानी कि 1 केजी एनपीके आपको लगभग 300 रुपए के अंदर अंदर 280, 282, 256 रुपए ऐसे मिल जाएगी, अलग अलग ब्रांड्स की। और नॉन ब्रांडेड लेंगे तो और भी सस्ती मिलेगी। बड़ी खाद की शॉप से लेंगे तो उससे भी ज्यादा सस्ती इसलिए मिलेगी क्योंकि वो आपको एक बड़ी बोरी में से निकाल के देगा, तो वो प्राइस कम होगा। हम अमेजोन से या फ्लिपकार्ट से मंगाएंगे तो थोड़ी एक्सपेंसिव तो पड़ेगी, फिर भी आपकी कॉफी, आपकी चाय की पत्ती की जो बाजार में कीमत है उससे बहुत सस्ती होगी, प्लांट के लिए रेडिली अवेलेबल होगी। दूसरा, अगर 1 किलो का एनपीके आप लेते हैं तो वो फिर लंबे समय तक, यानी कि मुझे, मेरे पास करीबन 2000 तक प्लांट्स होंगे और 1 किलो एनपीके में मेरा पूरा साल निकल जाता है। उससे ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि एक चुटकी से ज्यादा किसी भी प्लांट में नहीं पड़ता है। ऐसे ही डीएपी के संग है कि अगर आप उसको ग्रैन्युलर फॉर्म में डीएपी को लेकर के डालेंगे तो वो भी लगभग इसी रेंज में मिलेगी। और जबकि आप अगर उसके नेचुरल सोर्सेस पे जाएंगे, उसके घरेलू सोर्सेस पे जाएंगे, तो एक तो उनकी पोटेंसी जो होती है वो नहीं होगी, यानी कि प्लांट से जो फॉस्फोरस, जो पोटेशियम मिलना होगा उस खाद से प्लांट को वो पूरी तरह नहीं मिलेगा, वो वीक होगा। और उसके साथ ही साथ अगर आपका फर्टिलाइजर प्रॉपर डिकम्पोज नहीं है तो वो प्लांट को डैमेज करेगा, प्लांट को नुकसान करेगा। जैसे कि मान लीजिए कि आप जब एग्लोनिमा खरीदते हैं तो ये मार्केट में 250 से लेकर के 500-600 रुपए तक मिलता है प्लांट के साइज के हिसाब से। अब आप अपने 600 के प्लांट में पैसे बचाने के लिए या आसान सोच करके कोई भी डीआईवाई फर्टिलाइजर देख लिया और आपने देखा किसी वीडियो पे 1 मिलियन व्यू थे, यानी कि यार इसे बहुत लोग देख रहे हैं, बड़ा अच्छा वीडियो होगा, तो व्यूज से वीडियोस को कभी भी मत समझिए। इस तरह के जो वीडियोस हैं ये सिर्फ देख के भूल जाने के लिए होते हैं, क्योंकि अगर आपने डायरेक्टली इसमें चावल का पानी, दाल का पानी या छाछ डायरेक्टली डाल दी तो ये प्लांट को डैमेज कर सकती है। जैसे कि बटर मिल्क एक अच्छा फर्टिलाइजर होता है, पर अगर इतना अच्छा होता तो किसान खाद की बोरियां क्यों खरीदते, वो बटर मिल्क से ही काम चला लेते,
क्योंकि वो तो उनके यहाँ रेडिली अवेलेबल होता है, पर ऐसा वो नहीं करते हैं, क्योंकि बटर मिल्क को जब आप डालेंगे और अगर वो प्रॉपरली डिकम्पोज नहीं है तो फिर वही बात है, अगर वो डिकम्पोज होके प्रॉपरली बना है तब तो वो बहुत सारे बग्स को, इन्फेस्टेशन को आपके प्लांट से हटाता है, ये बात एकदम पक्की है। पर अगर वो ऐसा नहीं हो पाया, आपका जो बटर मिल्क है वो पूरी तरह से फर्मेंटेड नहीं हुआ, डिकम्पोज नहीं हुआ, तो फिर वो आपके प्लांट को डैमेज कर देगा, नुकसान पहुंचा देगा। और अगर आप लगातार ये सोच करके कि आपका प्लांट बहुत अच्छा हो जाएगा, उसमें कुछ बहुत बड़ा कुछ हो जाएगा, लगातार डालते रहेंगे, तो अल्टीमेटली वो प्लांट मर जाएगा, क्योंकि उसकी मिट्टी ही खराब हो जाएगी। और इस तरह के एडिबल फूड आइटम से भी ओवर फर्टिलाइजेशन हो सकता है, जिसको कि आप समझ तो पाएंगे नहीं, क्योंकि वैसा ही है जैसे हम अपनी स्किन पर कई बार केमिकल प्रोडक्ट्स ना लगा के हर्बल ये सोच के लगाते हैं कि ये तो हर्बल है, फायदा करेगा, और उससे भी हमें रैशेज होते हैं, उससे भी हमें स्किन में प्रॉब्लम होती है। तो उसका कारण क्या होता है? ओवरडोज, ओवर यूज, सही तरीके से ना बना हुआ, क्योंकि कोई भी चीज में केमिकल तो एट द एंड ऑफ द डे होता ही है। इवन हम जो फूड खा रहे हैं उसका भी एक केमिकल रिएक्शन हमारी बॉडी में होता है, उसमें हम जब दो चीजें एक संग मिलाते हैं तो भी उनमें केमिकल रिएक्शन होता ही होता है, चाहे वो नेचुरल चीज हो चाहे वो केमिकल हो। तो इसलिए इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि कम से कम मात्रा में प्रॉपरली डिकम्पोज हुआ घरेलू फर्टिलाइजर ही प्लांट में यूज करें। और वो जो व्यूज वाले वीडियोस आप देखते हैं जिसमें वो कहता है कि मूंग की दाल डाल दो प्लांट में और प्लांट जो है वो रॉकेट की तरह बढ़ेगा, तो मूंग की दाल डालने के बाद आपके प्लांट में अगर दाल पूरी है तो उसमें छोटे छोटे पौधे जमेंगे, वो बेनिफिशियल हो सकते हैं। जड़ों में बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं जो आपके प्लांट्स को सॉइल में नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, और मिट्टी अच्छी होती है तो वो तो आप थोड़े दिन बाद निकाल देंगे तो तब भी वो प्लांट को बेनिफिट दे जाएगा। पर अगर कहीं आपने धुली हुई, टूटी हुई, पॉलिश्ड मूंग की दाल डायरेक्टली डाल दी तो उसका कोई भी बेनिफिट नहीं है, सिवाय इसके कि उसको खाने के लिए चिड़िए आने लगेंगे, आपके प्लांट की मिट्टी को खोद डालेंगे, आपके प्लांट में तरह तरह के बग्स जो उसको खाते हैं वो अट्रैक्ट होंगे, फिर उसमें कई बार बहुत सारी इन्फेस्टेशन आएगी, उनके संग बहुत सारे बैक्टीरिया आएंगे और बहुत सारे माइक्रोब सॉइल में उस तरह के डेवलप हो जाएंगे जो प्लांट के लिए अच्छे नहीं। तो इसलिए इस बात को बहुत ही अच्छे से समझ लेना है कि कोशिश करिए, सबसे अच्छी चीज क्या होती है? सबसे अच्छी चीज है कि हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर अपने प्लांट में यूज करें। अगर हम होम कंपोस्टिंग करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, प्रॉपरली डिकम्पोज होम कंपोस्ट से बढ़िया कुछ नहीं है। अगर आप लागत नहीं डालना चाहते हैं तो पार्क में चले जाइए, सूखी हुई पत्तियां उठा लाइए और उनमें एक मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट मिला करके, नम करके, उनको पन्नी में बांध करके रख के भूल जाइए। 6-7-8 महीने बाद आप देखिए वो एक बहुत शानदार लीफ फर्टिलाइजर बन जाएगा, लीफ मोल्ड बन जाएगा, जिसको आप प्लांट में यूज करेंगे, ह्यूमस रिच होगा, प्लांट को बहुत बेनिफिशियल होगा। इस तरह से आप बिना कॉस्ट के भी फर्टिलाइजर बना सकते हैं। देख रहे हो इस वीडियो को तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल, अगर आपका ऐसा कोई एक्सपीरियंस होगा जब आपने कोई ऐसी DIY चीज देख करके अपने प्लांट में यूज की हो और आपका प्लांट खराब हो गया हो, तो मुझको इसमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, तो मुझे भी अपनी जानकारी अपग्रेड करने में हेल्प मिलती है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर पुश कर दीजिएगा ताकि गार्डनिंग से जुड़े हुए मैं जो भी अपडेट करूं वो आप तक पहुंचे। वीडियोस पसंद आने पर उनको अपने गार्डनिंग लविंग फ्रेंड्स के संग शेयर करना, वीडियोस पर कमेंट करना और उनको लाइक करना बिल्कुल भी मत भूला करें, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो हमारे वीडियोस की रीच ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा लोगों तक पहुंचते हैं। थैंक यू वेरी मच।